तो कल का लेक्चर जो हुआ है फिफ्थ वाला, वो मैंने ग्रुप में उसकी रिकॉर्डिंग और स्लाइड जो है वो शेयर कर दी है। आप उसको जो है इस लेक्चर के बाद उसको एज अ रिवीजन आप ले सकते हैं। तो सो फार मैंने 5 लेक्चर्स आपको दे चुका हूँ पेपर 1 पे, और इसमें जो है आपको मैंने वेक्टर्स करा दिया है, इसमें मैंने आपको फ्लूइड डायनामिक्स करा दिया है, और इसमें जो है हमने जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कर लिया है। अब ये आपका आप सिलेबस को अगर सामने रख के इसका मुशाहिदा करें तो आपका जो है 40 से 45% जो है ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है। अभी काफ़ी पड़ा है। और अब वेव्स में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो वेव्स हैं, फिर उसके बाद लाइट वेव्स की बात होगी, फिर पोलराइजेशन की बात होगी। तो ये 3 जो है ना, ये टोटल जो है भरे मेजर टॉपिक्स बनते हैं। और उसके बाद जो है फिर थर्मो पे बात होगी, और फिर मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे। इस तरह करके आपका पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। तो अगर अभी तक देखा जाए तो आपका काफ़ी हद तक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। उसके जो मैंने लेक्चर दिया है जो आपको, वो ऑलमोस्ट कोई 1.5 लेक्चर बनता है। इसी तरह वेक्टर्स के लेक्चर जो बनते हैं वो भी 1.5-2 बनते हैं। और एक लेक्चर जो है आपका बनता है फ्लूइड डायनामिक्स पे। तो उसको आप बार बार उसकी तैयारी करें, तो उम्मीद है कि आपको उसमें से ही आएगा जो अभी तक कर लिया। अब आज जो है वो वेव्स का स्टार्ट है, और जो वेव्स है उसको मैं कोशिश करूंगा कि जो वेव्स है वो आज मैं ख़त्म करा दूं। तो वेव्स में आपके पास देखें, सबसे पहले है वेव मोशन। वेव्स होती क्या है? वेव्स का काम है कि आपकी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ मैं आपकी जो है ना रिवीजन के लिए बताता हूँ। इसमें सीएसएस में वेव्स की डेफिनेशन नहीं आने वाली। जो लॉन्ग क्वेश्चन जैसे आएंगे मैं आपको वैसे बताता चला जाऊंगा कि आपको ऐसे लॉन्ग आएंगे, और इस तरह आ चुके हैं। तो जब मैं वो बताऊं तब आप अलर्ट हो जाया करें कि हाँ, ये जो चीज़ है, ये जो है, ये सीएसएस और बाकी जो भी प्रोवेंशियल एग्जाम है उनके लिए अहम है। तो वेव आपको समझ आ गई कि वेव ऐसा मैकेनिज्म है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। अब वेव्स की आगे 2 टाइप्स हैं। एक को मैकेनिकल वेव कहते हैं और दूसरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये भी आपको इल्म है। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको अपनी तरसील के लिए, जिनको अपनी प्रोपेगेशन के लिए, जिनको अपने ट्रांसफर हरकत के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, उसे आप कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। जिसमें आपके पास वाटर वेव्स हैं, जिसमें आपके पास साउंड वेव्स हैं। ये आपके पास है मैकेनिकल वेव्स। इसी तरह आपके पास जो होती हैं दूसरी वेव जो होती हैं, वो आपके पास होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपने प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। उसमें आपके पास हीट वेव्स हैं, उसमें आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हैं, उसमें आपके पास माइक्रोवेव्स हैं, उसमें आपके पास जो है सन वेव्स जो है आ रही हैं वो आपके पास हैं। तो लाइट वेव्स हैं। ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये मैं जो है खाका ड्रा कर रहा हूँ, आगे आपके लिए आसानी होगी। और इस पे भी वो 4 से 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेव्स की जो टाइप्स हैं उसको बयान करें। कभी कभी इस तरह की चीजें पेपर में आ जाती हैं, तो इनको बिल्कुल आपने सबक दोष नहीं करना। तो इसमें एक मिनट। तो इसमें जो आपके पास मैकेनिकल वेव्स हैं उसकी आगे 2 टाइप्स हैं। एक को ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, उसकी जो टाइप्स हैं, और एक को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ट्रांसफर वेव्स में आपके पास वाटर वेव्स हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और दूसरी आपके पास होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिनमें आपके पास साउंड वेव्स हैं। इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनमें भी आगे टाइप्स होती हैं। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। जब हम करेंगे लाइट वेव्स को डिस्कस तो हम देखेंगे पोलराइजेशन में, और ये सीएसएस में भी आया हुआ है क्वेश्चन, कि साबित करें कि आपके पास जो लाइट वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर्स वेव्स हैं। इसका जवाब आपको मैं पोलराइजेशन के टॉपिक में बताऊंगा कि इसका जवाब आपने क्या लिखना है। तो ये एक सिंपल खाका था।
ये आपको इसके पॉइंट्स का पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ये वेव्स हैं, ये इसका थोड़ा सा मैं 1 मिनट में आपको इसका जो है बता दूं आपको इसका सियाको सबाक कि वेव्स हैं क्या, जो हम जिन वेव्स पे आज बात करेंगे और इनकी जो है साख्त क्या है। वेव्स का जो बेस लाइन से ऊपर चीज होती है, आपने बेस लाइन पढ़ा होगा इंटरनेशनल लॉ अगर किसी ने रखा है, ये जो आपके पास है एक्सिस से ऊपर जो चीज है इसे आप कहते हैं क्रस्ट, और जो आपके पास एक्सिस से नीचे है उसे आप कहते हैं ट्रफ। ये आपको पता है। एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो होता है वो मिलके एक वेव लेंथ बनाता है, तो इसे एक वेव लेंथ भी कहते हैं और इसे वन पाथ डिफरेंस भी कहते हैं। याद रखना आपने, ये बताने के लिए आपको चीजें जो है मैं इसको बता रहा हूँ, वरना इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल बातें हैं। एक रस्ट और ट्रफ मिलके एक पाथ डिफरेंस बनाता है जिसे हम वन वेव लेंथ कहते हैं। खाली यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वेव्स में, वो आपके पास हाफ वेव लेंथ होगा λ/2, और जो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा वो डिस्टेंस आपके पास होगा λ/4। तो ये आपके पास जो है वेव से एसोसिएटेड वेव लेंथ है। और ये जो इसका ये मैक्सिमम है यहाँ से, ये इसका एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम पॉजिटिव, और ये यहाँ से नेगेटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है जिसे आप वाई एम से लिखते हैं क्योंकि ये एक साइनोसॉइडल वेव्स है, तो इसमें हम वाई एम से इसे इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिखेंगे। तो ये सारा चीज़ें जो हैं ये आपके पेपर में नहीं आने वाली, लेकिन इनका यहाँ पे दरियाफ्त करना और इनको डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि आगे मैं जितने पोर्शन कराऊंगा उनमें ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने वाली हैं। अब आपके पास आगे स्टार्ट होते हैं मेन टॉपिक्स, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको पेपर में आने वाले हैं। तो आप अगर पेपर को देखें तो पीएमएस 2019 जो है उसमें ट्रैवलिंग वेव्स आया हुआ है, और सीएसएस के भी 19 के में ही ट्रैवलिंग वेव्स आया हुआ है। तो ट्रैवलिंग वेव्स क्या होती हैं, इसकी फेज स्पीड क्या होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या ट्रैवलिंग होती है, इसकी नेगेटिव एक्सिस में क्या ट्रैवलिंग होती है। ट्रैवलिंग वेव्स पे लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है और उसकी ये डिमेंशन हो सकती है। अब ट्रैवलिंग वेव्स आपके पास क्या होती हैं, अगर एक वेव ट्रैवल कर रही है तो वो ट्रैवलिंग वेव है। The mechanism by which energy is transferred from one point to other point is called wave motion. And this wave motion, when wave is in motion, it is called traveling wave. अब आप इसको कैसे लिखेंगे वहां पे, आप पहले ट्रैवलिंग वेव की डेफिनेशन लिखेंगे, when wave is in motion, it is called traveling wave. अब आप लिखेंगे कि ट्रैवलिंग वेव कैसे हरकत करेगी, तो आप पहली हेडिंग देंगे व्हेन t इज इक्वल टू 0, यानी आपके पास अभी वेव ने हरकत करना शुरू किया है, टाइम आपके पास 0 है, इसका मतलब अभी वेव ने जो है मूवमेंट शुरू नहीं की, अभी वो स्टेशनरी है, मतलब वो रेस्ट में है। तो ये आपके पास एक वेव है, वेव का क्रस्ट है, और आपने अगर डी ब्रोगली पढ़ा हुआ है, जो सेकंड पेपर में मैं मुकम्मल डी ब्रोगली जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। डी ब्रोगली कहता है कि हर पार्टिकल जो है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, इसी तरह हर पार्टिकल जो है उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है। लेकिन जो आपके पास हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये सारी चीजें पेपर 2 में है। वैसे आपको रिकॉल करा रहा हूँ एफएससी वाली बेसिक बातें। वो कहता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ये जो वेव है जिस जो एसोसिएटेड है किसके साथ, पार्टिकल के साथ, उस वेव में आप पार्टिकल को सर्टन जो है उसकी पोजीशन नहीं बता सकते कि वो सर्टनली तौर पे कहाँ पे पाया जाता है, लेकिन ये बात जो है बिल्कुल यकीनी तौर पे कही जा सकती है कि वो पार्टिकल जो है वो इस वेव के अंदर कहीं मौजूद है। ठीक है, ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है। अब आपके पास ये वेव है और इस वेव में पार्टिकल है जिसकी वजह से ये वेव बन रही है। अब आपके पास अभी ये रुकी हुई है वेव, अभी स्टार्ट जो है नहीं हुई, अभी इसकी मूवमेंट शुरू नहीं हुई, तो आपके पास टाइम क्या है, 0 है, और इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाई पी है। पी क्यों, पार्टिकल, इस पार्टिकल की वजह से इसका ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बन रहा है। तो इसका वेव का जो फंक्शन होगा वो एफ एक्स होगा। वैसे इधर एक्स और टी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए एक्स और टी,
क्योंकि ये एक्स एक्सिस में मूव करेगी और एक्स एक्सिस में मूव करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, क्योंकि इसके वाई एक्सिस पे टाइम आएगा और एक्स एक्सिस में ये मूव करेगी। लेकिन यहाँ पे टाइम 0 है क्योंकि इसकी अभी मूवमेंट शुरू नहीं हुई, क्योंकि हम वी आर टेकिंग टाइम एट टी इज इक्वल टू 0। तो इधर आप खाली लिखेंगे एफ एक्स 0 और इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसकी इक्वेशन आएगी एफ एक्स। ठीक है, एक्स का मतलब है एक्स 0, या आप कह सकते हैं खाली एक्स। क्यों? क्योंकि अभी इसकी जो मूवमेंट है वो शुरू नहीं हुई और ये खाली अभी एक्स एक्सिस पे मौजूद है। तो ये आपके पास अभी ट्रैवलिंग वेव नहीं थी। अब आपके पास इसने मूवमेंट शुरू कर दी। पहले ये वेव यहाँ पे थी जब टाइम जो था t इज इक्वल टू 0 था। अब ये वेव मूवमेंट करके इन टाइम t विद वेलोसिटी v, कल मैंने आपको जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कराई थी और उसमें मैंने एक कार का जिक्र किया था और मैंने आपको बताया था कि उस कार को ऑब्जर्व कर रहा है एक मूविंग और एक नॉन मूविंग ऑब्जर्वर। इसी तरह यही वही वाला कॉन्सेप्ट जो गलीलियो ने दिया था इन क्लासिकल फिजिक्स, वी विल अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट हियर। हम यहाँ पर वही चीज जो है उसका इतलाक करेंगे। अब क्या होगा, आपके पास वेव इधर है इन टाइम t इज इक्वल टू 0। थोड़े से टाइम के बाद ये वेव जो है ये मूव करेगी विद वेलोसिटी v और ये वेव कितना फासला तय कर लेगी, वो होगा s इज इक्वल टू वी टी। तो इसने टाइम t में विद वेलोसिटी v के साथ ये वाला फासला कवर किया, ये वाला डिस्टेंस जो है तय किया और वो ये बनता है। और अब इसका देखा जाए तो इसका जो मूविंग वाली वेव का एक्स एक्सिस है वो एक्स डैश है, क्योंकि आप उसका एक्सिस आप यहाँ से ले रहे हैं मूविंग वाले का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, वो क्या है एक्स डैश। और टोटल एक्स कितना बनेगा, वो बनेगा एक्स यहाँ से ओरिजिन से लेकर अब जहाँ पे आपकी मूविंग वेव का पार्टिकल पहुंच गया वो आपके पास ये है। तो x आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वी टी। ओके, ये कल भी मैंने आपको गलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन में कराया था। तो ये जो आपके पास x होगा जो कि आप ले रहे हैं किस ओरिजिन से, नॉन मूविंग से, जब आपके पास वेव मूव नहीं कर रही थी, वो x बराबर होगा x इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वी टी। तो x बार आपके पास क्या आ जाएगा, x बार आपके पास आ जाएगा x माइनस वी टी। अब आप जब वेव फंक्शन लिखेंगे वाई एक्स टी, उसमें अब आप x बार लिखेंगे क्योंकि आपकी वेव मूविंग है। और अब आप t 0 नहीं लिखेंगे। देखें यहाँ पे स्क्रीन जो मैंने शेयर की हुई है इसमें t आपके पास 0 नहीं, t की कोई सर्टन वैल्यू मौजूद है जिसमें उसने ये फासला vt कवर किया है और नई पोजीशन x बार ली है। तो आपके पास जो x बार है वो आ जाएगा x माइनस वी टी। तो ये आपके पास ट्रैवलिंग वेव का वेव फंक्शन आ गया जो कि एक ट्रैवलिंग वेव की जो मोशन है, जो उसका एम्पलीट्यूड है, उसे डिफाइन कर रहा है। ये आपके पास क्या है, ट्रैवलिंग वेव की ट्रैवलिंग जो वेव है उसकी जो है इक्वेशन है आपके पास। तो यहां तक आपका था ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव एट टाइम t इज इक्वल टू 0। आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे व्हेन ट्रैवलिंग वेव सेट्स टू मूव, यानी t इज इक्वल टू 0, उसको डिस्कस करेंगे। फिर आप डिस्कस करेंगे कि जब आपके पास ट्रैवलिंग वेव जो है t डिस्टेंस कवर कर लेती है, सॉरी वी टी डिस्टेंस t टाइम में कवर कर लेती है, आप उसको लिखेंगे। फिर आप इसकी फेज स्पीड निकालेंगे। देखें दो स्पीड्स होती हैं, फेज और ग्रुप। फेज वेलोसिटी होती है और ग्रुप वेलोसिटी होती है। ये CSS में पूरा 20 नंबर का सवाल आता है और ये मैं मोस्टली जो है पेपर 2 में कराता हूँ क्योंकि इसका ज़्यादातर पोर्शन पेपर 2 से रिलेटेड है और वो जब तक पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स ना हो उसकी समझ नहीं आती, इसलिए इसको मैं फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी, जो कि लाजमन बात है, आप पास पेपर का मुताला करें तो आप इस बात से जो है आशना होंगे कि आपको बहुत सी बार दफ़ा फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी पे 20 नंबर का लॉन्ग आया है और ये कम से कम 4 से 5 पेजेस का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आपको हल्की सी वो झलकी देता है कि फेज वेलोसिटी क्या है। अगर एक वेव है और उस वेव की वेलोसिटी निकालनी है, एक वेव की, उसे हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। बस इधर आप इतना ही जान लें। अब देखें आपके पास आपने फेज वेलोसिटी निकालनी है और वेलोसिटी का पोर्शन आपके पास ये है।
आप याद रखें ये जो x माइनस वी टी है ये हर जगह कांस्टेंट रहेगा। कैसे कांस्टेंट रहेगा? देखें ये आगे मूव करती जाएगी तो ये पूरी जो चीज है x माइनस वी टी ये आपके पास कांस्टेंट ही आता रहेगा, इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि वो जितना डिस्टेंस कवर करेगी आप उसे x में से उतना माइनस करते जाएंगे, तो आपके पास वो x डैश वो जो है, क्योंकि ये x डैश तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। वेव चाहे यहाँ भी चल जाए, अगर वेव यहाँ आ जाए तो आपके पास x डैश तो यही आएगा, तो x डैश जो है वो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब दिस फैक्टर विल रिमेन कांस्टेंट, तो x माइनस वी टी विल बी अनचेंजेबल। तो x माइनस वी टी कॉन्स्टेंट होगा, आपके पास ये कांस्टेंट आ गया x माइनस वी टी, उस x माइनस वी टी को कांस्टेंट लें इक्वल टू कांस्टेंट। अब आपने फेज वेलोसिटी निकालनी है, दोनों साइड्स का डिफरेंशिएशन कर लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो x का आ गया dx ओवर dt, vt का आ गया v, क्योंकि t जो है उसका डिफरेंशियल किया तो 1 आ गया, तो कांस्टेंट का आपके पास 0 आ गया। तो यहाँ से dx उधर चला गया या माइनस v उधर चला गया, तो v आपके पास आ गया dx ओवर dt। तो ये सिंपल जो है एक वेव की फेज स्पीड आ जाएगी। तो ये थी फेज स्पीड। उसके बाद ये जो चीज है, ये किसी भी जो वेव है एक्स माइनस वी टी, ये किसी भी वेव की आपकी जो है शेप को भी बताती है कि इसकी शेप कैसी होगी। तो अगर आपके पास स्केयर वेव है, फॉर एग्जांपल आपकी वेव स्केयर वेव है इस तरह करके, तो उसका स्केयर होना चाहिए एक्स का स्केयर, और अगर वो मूव कर रही है तो वो एक्स माइनस वी टी का होल स्केयर हो जाएगा। इसी तरह अगर क्यूब वेव है तो वो एक्स माइनस वी टी का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये जो आपके पास पोर्शन एक्स माइनस वी टी, इट आल्सो डिफाइंस द शेप ऑफ द वेव ऑफ द ट्रेवलिंग वेव। तो ये आपके पास था जनाब एक ट्रैवलिंग वेव। अब एक बात इधर जहन नशीन कर लें कि अगर आपकी वेव मूव कर रही है इस डायरेक्शन को, ये लाजमी देख लीजिएगा, अगर आपकी वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, जो कि इस केस में हमने देखा है कि इस केस में आपके पास वेव जो है ये मूव कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है एक्स माइनस वी टी। ओके, जब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी तो एक्स माइनस वी टी होगा, और जब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी तो आपके पास एक्स प्लस वी टी होगा। और उसने नीचे करके दिखाया भी हुआ है कि जब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा एक्स प्लस वी टी। और यहाँ पे जो आपके पास फेज वेलोसिटी आएगी वो नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास अब वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो वो माइनस डी एक्स ओवर डी टी होगा। तो ये अब आपने निकाल लिया फेज वेलोसिटी व्हेन वेव ट्रैवलिंग वेव इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये आपके पास था ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव एक से दो बार आ चुका है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखें, फिर इसको डिस्कशन करें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, व्हेन टाइम t हैज सम सर्टेन वैल्यू, फिर इन नेगेटिव डायरेक्शन में करें, फिर एक हेडिंग दें कि आपके पास ट्रैवलिंग वेव्स का जो फैक्टर है एक्स माइनस वी टी आल्सो एक्सप्लेन्स आल्सो डिफाइंस द शेप ऑफ द वेव। फिर आप मिसाल ले लें स्केयर वेव की, उससे बात करें, फिर एंड पे आए फेज स्पीड की हेडिंग दें, फिर उसके नीचे सब हेडिंग दें कि फेज स्पीड व्हेन फेज स्पीड इज पॉजिटिव, when wave is moving in positive x direction phase speed will be positive, or when it is moving in negative direction negative x direction phase speed will be negative। लेकिन आपने याद रखना है जब आपकी वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी तो ये x माइनस वी टी होगा, ठीक है ना, और जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगी तो x माइनस प्लस वी टी होगा। ये चीज आगे हर आपकी जो भी टॉपिक आएगा वेव्स का उसमें ये बार बार इस्तेमाल होगी, तो इसको अभी आप अपने जहन नशीन कर लें। तो ये आपकी थी ट्रैवलिंग वेव। उसके बाद आपके पास आता है साइनोसोडल वेव्स। साइनोसोडल वेव्स अगेन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आपके पेपर में बार बार आ चुके हैं, इधर मैंने लिखा भी हुआ है, ये 2017 में आया हुआ है साइनोसोडल वेव। तो साइनोसोडल वेव क्या होता है कि अगर आपकी वेव जो है साइन वेव है, ये जो इस तरह की वेव होती है ये आपको पता है साइन वेव होती है, और ये कोस वेव भी होती है। तो इस तरह की वेव को हम क्या कहते हैं साइनोसोडल वेव, जिसकी शक्ल क्या होती है साइन वेव की तरह होती है। तो ये साइनोसोडल वेव है। यहाँ पे जो है मेरे पास साइनोसोडल वेव का टॉपिक इस वक्त मौजूद नहीं है,
तो इंशाल्लाह मैं उसे आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं आपको करा दूंगा। आगे अभी हमारे जितने टॉपिक आज कवर होते हैं मैं आपको वो कवर करा दूं। साइनोसोडल वेव का जो एक पोर्शन है वो आपको मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इंशाल्लाह लाजमी करा दूंगा, क्योंकि वेव्स अभी काफ़ी चलना है, पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है, तो ये तीनों चारों जो चीज़ें हैं ये वेव से ही एसोसिएट है। तो साइनोसोडल वेव इस वक्त नहीं है, मैं इसको सर्च करके आपको लाजमी कराऊंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वेव स्पीड। अब वेव स्पीड जो है, वेव स्पीड निकालनी है। अब देखें वेव स्पीड क्या होती है। अब आपको पता है कि हम जो इस वक्त वेव कर रहे हैं तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिकल वेव्स। तो यहाँ पे जो हम वेव स्पीड निकालेंगे वो मैकेनिकल वेव की होगी, वो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नहीं होगी। क्योंकि आप जब सेकंड पेपर करेंगे और सेकंड पेपर में जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस करेंगे तो उसमें जो वेव स्पीड आएगी वो तो स्पीड ऑफ लाइट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो होती है वो फोटोन की स्पीड होती है, वो आपके पास लाइट वेव होती है। लेकिन यहाँ पे जो है मैकेनिकल वेव की स्पीड के बारे में हम बात करेंगे। इसलिए इस तरीके को जिसमें हम मैकेनिकल वेव की स्पीड निकालते हैं उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनालिसिस। तो ये पेपर में आ चुका है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने टारगेटेड स्टडी करनी है, और टारगेटेड स्टडी का मतलब यह है कि हम वो टॉपिक्स कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अहम भी हैं, और जब आप पेपर में बैठे तो आपको वही टॉपिक जो है इंशाल्लाह वही नज़र आएंगे। 160-70 का आपका पेपर इजीली जो है ना, इसकी भरपूर तैयारी जो मैं करवा रहा हूँ उसके साथ आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आपके पास वेव स्पीड आपने निकालनी है। वेव स्पीड आपके पास क्या है कि आपके पास एक रोप है, आपने रोप पे एक वेव जो है उसे जनरेट किया है, और वो वेव जो है वो मैकेनिकल वेव है, क्योंकि उसको अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी प्रोपेगेशन के लिए उसको किसी मीडियम की ज़रूरत है। अब आपने देखना है कि वो जो वेव मूव कर रही है उस वेव की वेलोसिटी क्या है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो किस चीज़ पर जो है डिपेंड कर रही है। पहली चीज़, मैं जितनी फोर्स लगाऊंगा मेरी जो वेव है वो उतनी ही ज़्यादा स्पीड हासिल करेगी। तो इसका मतलब आपको यहाँ से ही अंदाज़ा हो गया कि जो आपकी वेव जो मैकेनिकल वेव है उसकी वेलोसिटी जो है वो फोर्स पे मुनहसिर है। दूसरी चीज़ क्या है वो हम देखते हैं कि वो दूसरी चीज़ किस पे मुनहसिर है। तो पहले मैं इसको डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि हम इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा आपने पेपर में इसे कैसे लिखना है और पेपर में सवाल कैसे आता है वो फिर बाद में देखते हैं। आपके पास कोई भी रोप है और उस रोप का जो है आपके पास ये म्यू जो होता है उसे हम लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। कि उस जो रोप है उसका कोई भी आप छोटा सा पोर्शन लें, उसे हम डेल्टा एम कहते हैं, और उसको उसकी जो पर यूनिट लेंथ से डिवाइड कर दें, क्योंकि आपको पता है उसकी जितना मैस बढ़ता जाएगा, जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उसका मैस बढ़ता जाएगा, लिहाजा उसकी लीनियर मैस डेंसिटी चेंज होती जाएगी। तो छोटे से छोटा सा आप पार्ट लें डेल्टा, जैसे हम पीछे वेक्टर्स में करके आए हैं कि हम पूरी बॉडी को छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो चीज़ें छोटी छोटी होके बड़ी चीज़ें बनाती हैं। इसी तरह यहाँ पे आपके पास रोप है, आपने रोप के एक पोर्शन को जिसपे वेव है उसको मैस उसका है डेल्टा एम, और उसी की जो मैस है उसकी जो लेंथ है उससे डिवाइड कर दें तो उसे हम कहते हैं लीनियर मैस डेंसिटी। उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर मैस डेंसिटी। तो यहाँ पे म्यू जो है इसे कहते हैं लीनियर मैस डेंसिटी, इट इज इक्वल टू डेल्टा एम ओवर डेल्टा एल। तो ये आपको क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। अब देखें यहाँ पे इसका एनालिसिस करते हैं मैकेनिकल। आपके पास एक रोप पे ये वेव बनी हुई है, हमने उस वेव को उठाया और उस वेव का मुशाहिदा किया। अब उस वेव का हमने बहुत छोटा पोर्शन ले लिया और उसकी लेंथ है डेल्टा एल, और उसका मैस है डेल्टा एम, और उसकी लीनियर मैस डेंसिटी क्या होगी? डेल्टा एम ओवर डेल्टा एल। अब क्या है, आपके पास जो रोप है उस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, और वो फोर्स जो है वो इस तरह है, एक इधर इस तरह फोर्स लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है। क्योंकि आप जब इस तरह फोर्स दे रहे हैं तो एक इधर फोर्स लग रही है, एक इस तरफ फोर्स लग रही है,
और वो फोर्स जो है वो वेव को आगे आगे लेकर जा रही है। तो ये आपने इधर फोर्स लगाई, ये वो फोर्स है जो हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी फिजिकल तरीके से। अब अगर इस फोर्स को हम देखें तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स को दो पोर्शन में डिवाइड कर दें, एक एफ एक्स उसका एक्स एक्सिस होगा, एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ एक्स जो आपके पास ये है, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ वाई। इसी तरह यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे एफ वाई। और वो जो आपके पास एक ये जो रोप है उसने एक शेप बनाई हुई है सेमी सर्कल की, और इस सेमी सर्कल को अगर मैं मुकम्मल डिवेलप करूं तो आई विल गेट अ कंप्लीट सर्कल। मुझे एक मुकम्मल सर्कल मिलेगा जिसका रेडियस ये आर है, और उसका एंगल जो है वो क्या है, वो है थीटा। क्योंकि इस पे हमने एक पैथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश की है, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये है थीटा, और ये आपके पास रेडियस है आर, और ये आपके पास एक आर्क बन जाएगी। आर्क का मतलब एक कोस बन जाएगी उर्दू में, इसे हम कहेंगे डेल्टा एल। ठीक है, तो ये आपके पास इस तस्वीर का मैकेनिकल एनालिसिस है। तो अब आप आते हैं फोर्स पे। फोर्स के दो कंपोनेंट बन गए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया एफ एक्स, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द अदर इज दिस। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एफ एक्स से एफ एक्स खत्म हो जाएगा। अब जो आपकी वेव है उस पे जो फोर्स लग रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो आपके पास इस वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई की वजह से है। ये एफ वाई ही है जो वेव को आगे की जानिब ले जाने की कोशिश करेगा। तो टोटल फोर्स जो लगेगी नेट वर्टिकल फोर्स वो होगी एफ वाई प्लस एफ वाई, एफ वाई प्लस एफ वाई। तो एफ वाई आपके पास बराबर होता है एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा ये मैंने वेक्टर्स वाले में इसको हल्का सा बताया था, मुझे उम्मीद है आपको पहले से आपने इसको देखा होगा। तो ये आपके पास आ गया 2f साइन थीटा। ओके, अभी देखिए मैंने आपको कहा ये हमारे पास स्मॉल, बड़ी ही स्मॉल लेंथ है, तो डेल्टा एल इज अप्रोचिंग टू जीरो। सो थीटा जो साइन थीटा होगा, थीटा की वैल्यू भी बहुत कम होगी। जब थीटा बहुत कम होगा तो साइन थीटा का मतलब थीटा ही है। अगर थीटा 0.0012 रेडियन है तो साइन थीटा की भी ऑलमोस्ट यही वैल्यू आएगी, 0.0012 रेडियन। तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा। तो आप साइन थीटा की जगह लिखें थीटा, तो 2f थीटा आ गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक सर्कल बना, ये उसकी आर्क है, और आपने एफएससी के पेपर 1 में पढ़ा हुआ है कि s इज इक्वल टू आर थीटा। ये सर्कुलर मोशन के चैप्टर में भी आपने इसे डिटेल में पढ़ा होगा। s इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, एक ये थीटा और एक ये थीटा, क्योंकि आर्क ये मुकम्मल है तो आपको दोनों थीटों को जमा करना पड़ेगा। तो थीटा प्लस थीटा आपके पास आ जाएगा 2 थीटा। तो s इज इक्वल टू 2 आर थीटा आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 थीटा आर इज इक्वल टू डेल्टा एल। ये आपके पास आर्क है ना। तो अब आपके पास थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालने, वो आएगी डेल्टा एल ओवर 2 आर। इस थीटा की जगह ये जो आपके पास है इसकी वैल्यू पुट करें, ये आपके पास आ गई। इस इक्वेशन को यहाँ पे रोक दें, या आप इसको 2 से 2 को काट दें, बाकी आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आ जाएगी, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, एफ डेल्टा एल ओवर आर। अब आप इसको यहाँ से आगे सोल्व नहीं कर सकते, अब आप दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। अब आप क्या करेंगे कि आपके पास ये सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन में आपके पास जो है जो फोर्स लगती है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये एक सर्कल बनता होता है। तो वो क्या होता है, एम वी स्केयर ओवर आर। तो यहाँ पे एम जो है वो डेल्टा एम है, तो डेल्टा एम वी स्केयर ओवर आर। इस फोर्स को इस फोर्स से कंपेयर करें तो आपके पास ये चीज आ गई। इसमें आप आर से आर काट दें, डेल्टा एम को डेल्टा एल से डिवाइड करें, तो जब डेल्टा एम डेल्टा एल से डिवाइड हुआ तो म्यू आ गया। ठीक है, डेल्टा एम को डेल्टा एल से डिवाइड किया, म्यू आ गया। इस म्यू को जाके एफ से डिवाइड कर दें, या तो एफ ओवर म्यू आ गया, और वी स्केयर को अंडर रूट ले लें,
तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ओवर म्यू। तो इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अ मैकेनिकल वेव। आपने याद रखना है, आपको अगर कहता है वेलोसिटी निकालें मैकेनिकल एनालिसिस के जरिए, तो आपने ये लिखना है। और अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी कहता है, तो आप ये चीज वहां पे नहीं लिखेंगे। वो पेपर 2 का क्वेश्चन है, और वो पेपर 2 का 2019 में क्वेश्चन आया भी हुआ था। तो आपको जब मैकेनिकल एनालिसिस की बात करता है, तो आपने ये लिखना है। सबसे पहले आप लिखें कि मैकेनिकल एनालिसिस क्या है, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें, डायग्राम बनाएं पूरी लिख के, एंड पे इसका कंक्लूजन लाजमी लिखें। इसका कंक्लूजन क्या बनता है? जो वेलोसिटी है और मैकेनिकल वेव की, वो मुनहसिर है किन चीजों पे? दो चीजों पे। एक को आप कहेंगे फोर्स पे, ओके, और दूसरा म्यू। म्यू का मतलब होता है कि आपके पास जो मीडियम है, जिस मीडियम में आपकी वेव ट्रेवल कर रही है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, क्या मतलब उसकी प्रॉपर्टी, मतलब उसकी इलास्टिसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है। ठीक है, ये चीजों पे डिपेंड करता है। इसका मतलब म्यू होता है, क्योंकि होता है डेल्टा एम ओवर डेल्टा एल। और आपको पता है डेल्टा एल जो है वो इलास्टिसिटी इसका मतलब होगा, और डेल्टा एम जो है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन वाला जो रिलेशन है, उससे ये होता है। और डेल्टा एम जो है वो आपके पास है मैस, और मैस जो होता है आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो जो आपके पास मैकेनिकल वेव है, उसमें जो वेलोसिटी है वो डिपेंड किस पे कर रही है? वो आपके पास जनाब डिपेंड कर रही है प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। और वो कौन सी हो सकती हैं? वो आपके पास हो सकती है डेंसिटी, वो आपके पास हो सकती है इलास्टिसिटी। तो ये आप इसका लिखेंगे एंड पे कंक्लूजन। तो ये आपके पास आ गया एक, क्या उसे कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव बाय मैकेनिकल एनालिसिस। जी, आपका कोई क्वेश्चन है? जो मैंने अभी दो टॉपिक कराए हैं उनसे रिलेटेड, तो काइंडली पूछें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? सर वन क्वेश्चन प्लीज। जी जी। सर इन दोनों में से एज अ लॉन्ग आएंगे, जी मैं आप, मीन्स 10 और 20 मार्क्स के? नहीं 10 नंबर का आएगा। सीएसएस जो है उसमें लॉन्ग ही आते हैं। शॉर्ट 2-4 नंबर के आता है, और शॉर्ट वो भी लॉन्ग का पार्ट होता है, तो ये लॉन्ग ही आएंगे। और आप जेन में रख लें कि सीएसएस और प्रोविंशियल एग्जाम के जो हम पेपर तैयार कर रहे हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है ना, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है और हम लॉन्ग ही कर रहे हैं। मैं आपको जो चीजें शॉर्ट में बताता हूँ, वो बताता हूँ कि कभी कभी वो आपको लॉन्ग देता है 10 नंबर का, तो 2 नंबर की डेफिनेशन, 2 नंबर का कुछ टोटल वो मिला के एक लॉन्ग ही बनाता है। लेकिन वो लॉन्ग होगा इसी में से, 10 नंबर का है और एक ही लाइन है, एक ही क्वेश्चन का पार्ट है, तो सारा इसमें से ही होगा। ठीक है जनाब? यस सर, ठीक है। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? और बच्चे कोई जो पूछना चाहता हो कोई क्वेश्चन? और सर वेव स्पीड यहाँ तक कंप्लीट है? और नहीं नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो 2 टॉपिक हुए हैं, इसमें 4-5 और टॉपिक है। ठीक है, अब देखें। जी जी सर, ठीक है। हाँ, आगे है वेव इक्वेशन। अब मैं आपको, देखें, सॉरी मैं आपको तंग बार बार कह रहा हूँ। मैं आपको बार बार कहता हूँ अपने पास्ट पेपर को लाजमी रखें, आप देखें कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। मैं हर अपने सेशन को यही कहता हूँ कि पास्ट पेपर्स का मुताला करें, मुझे पास्ट पेपर सोल्व करके भेजें। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, आप पास्ट पेपर सोल्व करें। अब देखें, मैंने 5 लेक्चर ले लिए, आज छठा है, और ऑलमोस्ट आप पेपर देखेंगे, अब आपको 30 से 40 नंबर का पेपर आता होगा, लाजमी आता होगा आपको। तो आप जैसे जैसे पूरा पेपर 1 होगा, तो आप पेपर खोलेंगे तो आप कहेंगे सर अब हम जो है पेपर 1 में बहुत अच्छा हो गया। तो तब तक आप पास्ट पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, उनका आप बगौर मताला नहीं करेंगे, तो आपको जो तैयारी है वो आपको समझ नहीं आएगी कि आपकी तैयारी का जो है मियार क्या है। तो काइंडली पास्ट पेपर को देखा करें, मेरे लेक्चर्स के बाद मुझसे सवाल पूछा करें कि इसको कैसे करना है। चले, ड्राइव वेव इक्वेशन। आपके पास वेव इक्वेशन है। फिर अगेन ये बहुत अहम सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग के अलावा कोई बात नहीं होगी। वेव इक्वेशन क्या है? आपके पास वेव इक्वेशन, हर वेव की इक्वेशन होती है। ये मैकेनिकल वेव पे सादर होगी, मतलब जितनी भी मैकेनिकल वेव्स होंगी उन सब पे ये लागू होगी। और इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक अलग वेव इक्वेशन होगी जो मैक्सवेल्स ने निकाली थी। तो ये जो है, इस वेव इक्वेशन को हम कहते हैं क्लासिकल वेव इक्वेशन। ये वेव्स की क्लासिकल इक्वेशन है। ये तब तक मानी जाती थी जब तक डी ब्रोगली ने अपना ड्यूल
नेचर का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, लेकिन उसने भी जो डी ब्रॉगली ने वेव निकाली थी और स्क्रोडिंगल ने जो वेव्स निकाली थी टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, वो भी उसने इस वेव इक्वेशन से मुतासिर होकर और इसको जो है इस्तेमाल कर कर उसने अपनी वेव्स को निकाला था। तो ये वेव बहुत ही अहम है और इसका नाम ही वेव इक्वेशन है। आपको वेव इक्वेशन आ सकता है, जब आपको इक्वेशन लिख देगा और कहेगा प्रूव करें वेव इक्वेशन ये है, तो आपको इस तरह से सवाल आ सकते हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं वेव इक्वेशन को। अभी मैं आपको करा के आया हूं, आपके पास एक वेव